की। The only flaw is policies are made by those people जो जॉब पे बैठे हैं जिनको पता नहीं कि बॉटम में क्या हो रहा है। बस पॉलिसीज वो बनाते हैं जो या तो खुद टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, जो जो प्रोफेसर हैं, जो स्कूल लेवल आकर ग्राउंड लेवल पर आकर बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप एक रूरल सेटअप में देखो बच्चे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा। नहीं है इंटेलिजेंस, टॉपर भी नहीं है। पता क्या बात होती है आईसीएसई में, आपने अगर डाला है, एक सोच कर डालोगे, देख सिंपल सी बात है कि बच्चे के पास इतना पढ़ाई का, बच्चे बहुत शिफ्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करना है एपी का। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एपी, एक्सरसाइज 5.1 5.2 सॉरी। इसमें लिखा हुआ है सुबह राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000, received an increment of rupees 200 per year। तो बताओ उसकी सैलरी 7,000 किस कौन से साल में हो जाएगी। 95 में उसने काम शुरू किया 5,000 की सैलरी पर, ठीक है, 200 पर ईयर उसका इंक्रीज हो रहा है, 7,000 उसकी सैलरी बन के आ रही है, ठीक है। तो कितना टाइम होगा, हम लेंगे पहले फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी 1995 है, 1995 में 5,000 है, 96 में कितनी हो जाएगी 5,200। सैलरी इन 97 विल बी 5,400 सो ऑन। तो एक टर्म मुझे चाहिए इसमें 7,000। So first term is 5,000. Common difference is 200. Now I need to find nth term. So a n is equal to a plus n minus 1 d. 7,000 is equal to a है 5,000, n minus 1 निकालना है, d है 200। n की वैल्यू कितनी आ गई, अब तुमने देख 20 ईयर्स का ना, 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तुम दो दो के जंप कर रही हो, वो 20 का जंप्स कम हो जाएंगे, 10 साल में तुम वो अचीव कर लोगी। बट क्योंकि हम 11th ईयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इनिशियल भी काउंट किया, तो वो 11th ईयर हो जाए। 2005, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, ठीक है ना, क्योंकि इसको काउंट किया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ 2005 सैलरी विल बी 7,000। 2000 एंड 11 आएगा ना, 11th ईयर में उसकी सैलरी 2005 हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 11th ईयर काउंट करना है। समझ में आ गया, 11 को 95 को इंक्लूड किया हुआ है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20। दो दिन और लगेंगे, एपी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका वही लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, संडे को भी बड़ी क्लास होती है। हाँ, अगर सबकी है तो फिर आ जाना। नहीं सबकी है तो नहीं आना, नहीं आना, because I'm not free on Friday morning, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 in the first week of a year, then increase her weekly savings by ₹1.75। तो 5 में सेव किया, 6.75 हुआ, then it will be 7.5 की 8.5, 8.5 हो गया, एंड सो ऑन। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, पहले साल में उसने पहले हफ्ते में कितने सेविंग की, 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी सेविंग्स को 1.75 से बढ़ा दिया हर हफ्ते, 6.75, फिर 1.5, 1.75 ऐड करो, तो सो ऑन। तो कौन से मंथ, कौन सी वीक में उसकी सेविंग्स हो जाएंगी 20.75।
हाँ 6.75 पहले हफ्ते उसने 5 रुपीज डिपॉजिट करवाया, नेक्स्ट वीक उसने 6.75 करवाया, थर्ड वीक उसने 8.5 करवाया, तो 3 हफ्ते के बाद अगर वो चेक करती है तो उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं। उसमें आ गया। इंक्रीज कहा है ना सेविंग्स, तो मतलब अगर मैं आज 5 रुपीज कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट 1.75 में डाल रही हूँ, मैं 6.75 डाल रही हूँ उस पिगी बैंक में, उसके बाद मैं 8.5 डाल रही हूँ, तो आफ्टर 3 weeks इफ यू ओपन दैट पिगी बैंक यू हैव 5 प्लस 6.5 प्लस 8.5 विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ इट। ठीक है, तो 20.75 किस हफ्ते में आकर उसको 20.75 सेविंग्स अपने पिगी बैंक में डालनी है। तो हम क्या करेंगे कि nth टर्म इज 20.75, तो a प्लस n माइनस 1d इज 20.75। a कितना हुआ 5, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 1.75, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें बस और कुछ नहीं, तो n माइनस 1 आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। 1575 को 1.75 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 9। तो 10th वीक में एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10th वीक में जब वो पिगी बैंक के पास जाएगी और देखेगी कि अब मुझे कितना सेव करना है, दैट विल बी 20.75, उसका वीकली टारगेट होगा 10th वीक का 20.75। समझ में आ गया। अब ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल है इसमें, इंटरेस्ट रेट वाला एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10। A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year। 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो पहले साल 1000 रुपए दिया, 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला उसको 80। 2 साल के बाद 8% इंटू 2, इंटरेस्ट कितना हो गया 160। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, फिर हो गया इतना। तो दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। ठीक है, yes these interest form an AP because common difference is same। Find the interest at the end of 30 years। So interest at the end of 30 years। तो हमें क्या करना है ए एन, जिसमें एन की वैल्यू क्या है 30। सो ए प्लस एन माइनस 1d 80 प्लस 29 इंटू 80, सीधा सा आंसर है 2400 रुपीज। एग्जाम्पल नंबर 10। In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. And there are 5 rose plants in the last row. So how many rows are there? गलत होगा, -8 कभी नहीं आ सकता, इसे माइनस करोगे तो -18 आएगा।
ये 2 से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कंफर्म है ना, ये सिलेबस में आना है पक्का ना? पता लगे बाद में, हम पता लगे यही नहीं। स्टैट्स भी है ना, तुम्हारा भी स्टैट्स है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखो। देखो जैसे मैंने आपको नंबर्स लिखाए थे 2, 4, 6, 8, जैसे अभी वीकली सेविंग्स की बात ही हुई थी, है ना? तो उसने पहले वीक में सेव किया 5, दूसरे वीक में सेव किया 6.75, तीसरे वीक में हुआ 8.5, सो ऑन करते हुए। ठीक है ना? तो मैं कहती हूँ उसने 20 हफ्ते सेविंग्स किया। अब बताओ उस पिगी बैंक में कितना अमाउंट है? इन सबको ऐड करना होगा। अब इन सबको ऐड करने के लिए मैं मैनुअली थोड़ी बैठूंगी 20 में नंबर्स निकालू फिर उन्हें ऐड करूं। So I have to get some formula so that I can easily calculate the sum. सेविंग्स की बात हो, इंटरेस्ट की बात हो, एपी वहां यूज होता है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ सिस्टम निकालना है जिसमें इंक्रीमेंट के साथ, है ना, जैसे सैलरीज इंक्रीज होती हैं या पे कमीशन निकलते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरीज को मिलती है, तो इसी सिस्टम के साथ उन्हें दिया जाता है कि पहले साल इतने साल हो गया तो इतने साल के बाद इतना इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो व्हाट शुड द सैलरी बी नाउ, और उसके हिसाब से द इंक्रीमेंट जो भी उनको रेट्रोस्पेक्टिव मिल रहा है वो मिल जाता है बेनिफिट। समझ में आ गई बात? ये तो इसके लिए सम ऑफ एपी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, सम ऑफ किसी भी एपी को सम करना है ना, एक चीज वैसे समझो। मान लो मैंने एक एपी लिखी, ये है 10, यहाँ पे लिखा 12, 14, 16, 18, 20। कितनी टर्म्स लिखी है एपी की? 10 टर्म्स लिखी है ना। आप इस 2 को और 20 को ऐड करो, कितना होता है? मैंने किस किस को ऐड किया? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब ऐसे ही इसकी ये सेकंड लास्ट टर्म लो, सेकंड टर्म लो और सेकंड लास्ट लो, इनका सम भी क्या होता है? 22। ठीक है? ऐसे ही ये थर्ड टर्म ली और थर्ड लास्ट ली, 22। फोर्थ टर्म और फोर्थ से लास्ट टर्म 22, और इन दो सेंटर टर्म्स का भी 20। तो टर्म्स जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं आइदर एंड्स वाली इक्विडिस्टेंट टर्म्स है। एक तरफ से फर्स्ट, लास्ट से भी फर्स्ट, एक तरफ से सेकंड, बिगिनिंग से सेकंड, एंड से भी सेकंड, इन सभी का टर्म्स का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल एक सेम नंबर बन के आता है और हर एक एपी में आएगा। समझ में आ गया? तो इसी के बेसिस पर अगर मुझे इस सम को ऐड करना है इन टर्म्स को, तो मैं 22 मुझे पता लग रहा है कितनी बार बना, 5 बार। किसको ऐड करके आया? चाहे मैं फर्स्ट और लास्ट को लूं, चाहे मैं सेकंड और सेकंड लास्ट को लूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया कि मेरे पास 10 टर्म्स थी, तो मैंने 10 को हाफ कर लिया। मैं पेयर्स बना रही हूँ, कितने पेयर्स बन जाएंगे? 5। ठीक है? और हर एक में किसको ऐड करना है? जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म का सम। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है। दो तरह से फॉर्मूला मैंने कहा था ना बनकर आएंगे, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप a प्लस एन माइनस 1d करके लिखते हो। एपी के दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है, एक हमने nth टर्म का फॉर्मूला किया था ना, बस ये दो ही फॉर्मूलाज हैं जो आपने एपी में याद रखने हैं। इन दो फॉर्मूलाज पे पूरी एपी टिकी हुई है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 a प्लस एल। n/2 क्या हुआ? जितने हमने पेयर्स थे, जितने नंबर से टर्म्स थी उतने पेयर्स बना लिए, है ना, ऑलमोस्ट हाफ बन जाते हैं। अब कभी आपका दिमाग में आया लेकिन मैम ऑड हो तो क्या करेंगे, वो आपका सिस्टम क्रिएट हो जाता है। मान लो ऑड हो, मतलब अब इतनी बात कर रहे हैं तो, है ना, अब किसी के दिमाग में नहीं आया कि मैम अगर ऑड हो तो फिर पेयर कैसे बनेंगे, है ना? तो पता क्या बनता है, देखो, नहीं बनेगा वैसे ही, पर होता क्या है सिस्टम, देखो अब ये इवन था ना, मैं क्या करती हूँ, बस 20 नहीं लेती, नहीं 20 छोड़ दिया, ठीक है। अब भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सम कितना आ रहा है?
20 है ना। अब इसमें आ जाओ, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ और इसको 20, फिर मेरे पास है ये वाला नंबर 6 और 14, 20, फिर है ये 8 और 12, सेंटर में एक नंबर बच जाएगा, इसको डबल करना पड़ेगा। तो मैं 10 को 2 बार काउंट कर लेती हूँ। पेयर्स बने 5 ही, पर n/2 हो गया, पर मुझे 10 को 2 बार लिखना पड़ा। समझ में आ गई बात ये? नहीं, तभी 9/2 लिया ना हमने, 8.5 है, 1/2 है। इसको 8 + 1/2 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो ना, 4 पेयर तो बना रहे हो 20 के, और एक 20 को हाफ ले रहे हो। एपी तो बनी गई ना बच्चे, सम करना है, सम का लॉजिक ढूंढ कोई ना कोई, तीन नंबर्स को इजीली ऐड करना है। तो मैंने कहा 8 पेयर्स तो बन गए, कितने वाले? 20 वाले, पर एक पेयर है 20 का आधा। बात तो वही हो गई ना, चाहे इवन लो चाहे ऑड लो, आपका क्या होगा? n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने ऐड करना है, आपकी एपी सम हो जाती है। तब भी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने 4 पेयर्स तो प्रॉपर बना लिए, एक नंबर बीच में बचा, हमेशा यही होगा, एक नंबर बीच में बचेगा, है ना। तो वो कंप्लीट 20 ऐड नहीं हुआ, उसको हाफ ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, 9/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। 9 में 8 नंबर्स लिए, 8 नंबर्स इनके 4 पेयर्स बन गए, 4 हो गया, 4 टाइम्स 20 ऐड किया। अब एक 10 बचा ना, मैंने 4 टाइम्स 20 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस 8 में क्या बचा? एक नंबर, वो क्या है? 10। तो मैंने क्या किया, 20/2। तो अपने आप आ गया आंसर। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चाहे इवन लो चाहे ऑड लो। कोई बात नहीं, तू जाया एक बारी, मैं आप जाती हूँ, उसके बाद मैं सबको तुम दोनों को दिखा कर लाती हूँ। ठीक है, जाओ, दीदी को भी उठा लो। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गई? ये एपी के फॉर्मूला याद करना, और इसी के साथ एक छोटा सा फॉर्मूला और है। ठीक है, विच इज टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 + 2 + 3। वैसे तो ये भी एपी फॉर्म करता है, लेकिन आपकी बुक में ना इस चीज को एक अलग से फॉर्मूला में समझाया गया है, कि मैं 1 से लेकर कुछ नंबर्स को ऐड करती हूँ, 10 नंबर्स ऐड किए, 20 नंबर्स ऐड किए, 25 नंबर्स ऐड किए, तो उनका सम क्या होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला बन के आता है n × n+1/2। इसे बोलते हैं गॉस फॉर्मूला। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर, कि उसने कैसे कैसे इसे बनाया। उसको स्कूल में कहा गया जब वो 10 साल का था कि इसको सम को नंबर्स को ऐड करो, तो उसने प्रॉपर वे में लिखकर उसे ऐड किया, लॉजिक बताया गया है, वो कभी फिर कभी समझाऊंगी। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कुछ नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, इतना इतना ही काफी रखो ना। चलो, और अब सिंपल सी बात है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर। अब कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। Find the sum of first 22 terms of the AP। देखो, जहां पे क्वेश्चन में सम मेंशन कर दिया, मतलब सम का फॉर्मूला होगा। जहां पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म दे दी, वहां पे टर्म का फॉर्मूला होगा। बस इतना सा समझना होता है क्वेश्चन में, और एपी कुछ नहीं है। ठीक है, सो हमें एपी दी हुई है A3 - 2, इसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। हाँ, हाँ, सम ऑफ कहा है, कितनी टर्म्स को सम करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। अगर मैं कहती हूँ द 22nd टर्म इज सम नंबर, लेट मी से 98, तब तुम क्या यूज करोगे? A + 21D इज 98। एक इक्वेशन बन गई। बस, इस एपी में आए से फाइंड द 98 टर्म, तो बता सकते हो? हाँ, समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं कह रही हूँ फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, तो अब मैं फॉर्मूला क्या करूंगी? A 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -5,
सम ऑफ 22 टर्म्स, n टर्म्स का फॉर्मूला। देखो मुझे लास्ट टर्म नहीं दी गई, तो मैं क्या करूंगी, 2a प्लस n माइनस 1d। कभी कभी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी जाती है, तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इंटू एन कर दूँ। ठीक है, तो 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंसेस माइनस 5। मैंने क्या गलती, 16 माइनस हो रहा है, 6 नहीं माइनस हो रहा, 89। राइट, क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। हो गया था बेटा? -979, फॉर्मूला गलत लगाया होगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। Find the sum of following APs 2, 7, 12 up to 10 terms। कर सकते हो ना? अब डायरेक्टली सम ऑफ n का 10/2 फॉर्मूला लिखोगे, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, n-1 हमेशा होता है, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया? 2a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा n-1 से मल्टीप्लाई हुआ, बस सम में क्या होगा, फर्स्ट टर्म डबल होगी। ठीक है, तो ये लिखोगे 5, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा के बाकी तो कर सकते हो ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या फर्क है दोनों क्वेश्चन में। उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन की हुई थी, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो ऑन टिल 84। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है 3.5 और लास्ट टर्म है 84। अब कहते हैं इस पूरी सीक्वेंस को, इस पूरी एपी को ऐड करो। कितनी टर्म्स है इसमें? नहीं पता, पर क्या निकाल सकते हैं हम? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू 3.5। ठीक है, तो जहां पर आपको ये लास्ट टर्म दी गई है वहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मेंशन, पहले हम वो निकालेंगे, फिर फॉर्मूला जो मर्जी लगा लो। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 84 माइनस 7 इज 77 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 22, 23। क्लियर हो गया इतना? अब मैं सम ऑफ n टर्म्स का देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगी, n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड कर दिया। क्लियर हो गया इतना? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दिया। अब अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे,
कैलकुलेशंस वगैरह बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, वो सारे करने हैं। नहीं बच्चा, मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया ना, n/2 a+n। इस l ने a+n-1d की फॉर्म को ली हुई थी ना, उसको सॉल्व करके 84 आया ना, वो डबल का मतलब एक a सिंगल है तो वो ऑलरेडी लेकर ही आ रहा है ना अपने साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसके बाद दर्शन रीजनिंग करवानी है मैंने आपको चैप्टर 1 की। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊं? क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। समझ में आ गया? n निकालना है। सच में कह रही हूँ, ये चीजें समझनी बड़ी सिंबल वाइज मुश्किल होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते करना क्या है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है? बस यही मैंने कहा था, एपी कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज पे टिकी हुई है। हाँ, 3 नंबर का। एपी 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं लास्ट ईयर का पेपर दिखा देती हूँ, एपी का क्वेश्चन जो आया हुआ है। क्यों हो रहा है? नहीं, इक्वल वेटेज पर नहीं होती। इक्वल वेटेज तो नहीं होती जितना मुझे याद है। 3 numbers आर इन एपी, 1 मार्क का है। हैव द सम 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। जिनका सम 30 है, 3 टर्म्स का सम 30 है, उनकी मिडिल टर्म निकालने में बता दूंगी, फॉर्मूला डायरेक्टली है। अब इसको और क्वेश्चन क्या हुआ है। इस पे केस स्टडी आई हुई है मुझसे, 4 नंबर की। ठीक है ना, तो 5 नंबर आप कह सकते हो एपी में से आएगा। नंबर ऑन द एंड स्पॉट बताया हुआ है कि ये है। तो उसके बाद लिखा है कि बच्चे मतलब पोजिशन वाइज चीजें उठा रहे हैं, पोजिशन रखी हुई है क्लूज पे, वो सारा मैं बता दूंगी आपको। तो यही सब आई है, केस स्टडी सब में सेम आई। ठीक है, चलो। क्वेश्चन डिफरेंट ही होते हैं, कुछ पेपर में, 2 पेपर में रिपीट होते हैं, मैंने पूरा बना कर रखा हुआ था। कुछ पेपर्स में रिपीट हुए थे, कुछ एक में रिपीट हुए थे, दूसरे में नहीं रिपीट हुए थे। ठीक है ना, कुछ 2 पेपर्स में आए थे। एसर्शन रीजनिंग सब में सेम थी, प्लस केस स्टडी सब में सेम सेम। हाँ, कीबोर्ड तो बहुत डल होता है, चला गया इसमें। डरा देते हैं, बोर्ड इजी आता है, बोर्ड इतना डिफिकल्ट नहीं देगा। चलो करो ये, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2-3 पार्ट्स कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन रीजनिंग स्टार्ट करवाती हूँ। हाँ जी। तुम लोग ना बच्चे हैं के साथ। हाँ जी। हाँ, हाँ जी बोलो। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज 35,
फाइंड डी एंड S13, उसमें एस एन भी निकालना था। एस की वैल्यू क्या आपने निकाली थी, एन की वैल्यू थी 16 आई थी पहले वाले में ना, हाँ, तो S16 भी निकालना था। ठीक है, तो ए की वैल्यू 7 है, A13 दिया हुआ है जिसे आप लिखोगे A+12D=35, इससे डी निकल आएगा और उससे फिर S13 निकालेंगे। हाँ, नहीं जाना उसको। 12D इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 28/12 विच इज 7/3। तो अब आपको S13 निकालना है, n/2, 2A प्लस n-1 D हो जाएगा। n/2 का मतलब n कितना था अपने पास, 13/2। 2A मतलब 2 × 7, 13 - 1, कॉमन डिफरेंस इज 7/3। तो 13/2, ये लिया मैंने 14, 12 × 7/3, इसे कैंसिल कर दिया, ये 4 हो गया। सो 13/2, 14 + 28, क्लियर हो गया इतना, 42 आ जाएगा ये, और यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 21 हो गया। सो 13 × 21, 273। इतना क्लियर हो गया। हाँ, जरूरी नहीं है, बस ऐसे लिख दिया तुम, कैलकुलेशंस में नहीं करोगे, फाइनल करना हो तो कर सकते हो, पर इसको 7/3 ही लिखना, बिकॉज 2.67 इज डिफरेंट फ्रॉम 7.3। 2.67 नंबर इज लेस देन 7/3। 7/3 मतलब रेकरिंग चलता जा रहा है, ये 2.333333, है ना, तो ऐसा नहीं करना हमने। क्लियर हो गया इसका, एक्सर्शन रीजनिंग पे आ जाए, चलो। तो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था ना, इट वॉज इन 23 के पेपर में, एक सेट में आया हुआ था। डॉल्फिन बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट था। हम ध्यान में भी नहीं किया। इजी है सर, बहुत इजी है, मतलब अब तो काफी कम कर दिया उन्होंने। क्या, इसमें बहुत इजी है, सर्कल्स भी उतना ही आसान है। एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखो जो नंबर सिस्टम में एजर्शन रीजनिंग आती है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का, उसमें एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखो आया हुआ भी यही है। HCF ऑफ टू नंबर इज 16, their product is 3072, LCM is 162, therefore the LCM is 162। और रीजन में दिया हुआ है A and B are two positive integers, लिख लो इसको, then HCF into LCM is equal to product। प्रोडक्ट भी ना इसने ऐसे लिखा होगा, ए बी।
समझ में आ गई बात ये? अब आपको चेक करना है चार ऑप्शंस में ए बी सी डी। जब तक हमारे पास नया सैंपल पेपर नहीं आता तब तक हम यही मानकर चलेंगे ए फॉल्स है कि ट्रू है। फॉल्स कैसे पता लगा? प्रोडक्ट तो बता ठीक है ना, एलसीएम 162 फैक्टर नहीं है। नहीं होता, नहीं होता। 160 प्लस 2 हो गया। ये तो ठीक आ रहा है, तुम चेक ये नहीं कर रहे हो। HCF हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ LCM। तो कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनका HCF 16 हो, LCM 162 हो। ये नंबर प्रोडक्ट तो आपको सही करके दिया होगा, पर आपको ये HCF और LCM चेक करना है कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो assertion इज फॉल्स। ठीक है, ये assertion इज फॉल्स। इसमें लिखा है बोथ assertion एंड डी, डी लिखा हुआ ठीक है। LCM इज 192 नॉट 162। ठीक है ना, ये एलसीएम का नंबर गलत लिखा हुआ है। ये एलसीएम इज, और से मल्टीप्लाई करके भी 3072 नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करके 3072 नहीं आ रहा। ठीक हो गया इतना? एग्जर्शन 20 दिन में होता है ना। अगर पूछा है तो वाई क्या होगा? HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF डज नॉट डिवाइड LCM। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दशम रीजन जो दी हुई है ना, वो ये है, अ नंबर n when divided by 15 gives remainder 2। remainder the remainder when the same number is divided by 5 is also 2। और रीजन में लिखा है √3 is an irrational number। रीजन किसी तरह से भी आपकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, तो या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा। ठीक है, रीजनिंग तो ट्रू है बिल्कुल। और रीजन ये रिमाइंडर को इरेशनल नंबर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो या तो मेरे पास ए है या मेरे पास डी है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स। कहते हैं एक नंबर, हाँ बी भी आ सकता है। ठीक है, नहीं ए नहीं आ सकता, सॉरी बी और वो होगा ना, assertion रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertion। बी और डी आएगा। ठीक है ना, ए और डी नहीं, बी और डी आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। कहते हैं एक नंबर है एन, उसको 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नंबर जो 15 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 दे। कौन सा है? 17 है। नंबर 2 भी होता है, 17 भी होता है, 32 भी होता है ना। और कौन सा होगा? 47 होगा। मल्टीपल्स ऑफ 15 में 2 ऐड कर रहे हो, है ना। अभी उसी नंबर को कहते हैं 5 से डिवाइड कर दो, तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो क्या तब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है? यस। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो 15 का फैक्टर है। तो अगर एक नंबर 15 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो चांसेस है 5 से भी डिविजिबल होकर रिमाइंडर 2 ही देगा। ठीक है, आपने इसको एक्चुअल वैल्यूज लेके चेक कर लेना है। मतलब ऑब्वियसली 5 है ना, 3 हुआ तो तब भी होगा, है ना। हाँ, और उसके बाद अगर आपके पास अगर वो नंबर आता है 2, नंबर डिविजिबल बाय, मतलब चलो वो छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, विल ऑलवेज बी 2, आंसर विल बी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स में।
पॉलिनोमियल्स में अल्फा प्लस बीटा जो सारा करवाया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो सब याद कर लेना। इसमें एक चीज मुझे और इम्पोर्टेंट करवानी है आपको, वो 3 मार्क्स वाला नहीं आएगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, वो चांसेस तो कमी है, मैं क्या बोलूं। चलो एजर्शन में ना, ये लास्ट ईयर पेपर में आया भी था, एजर्शन लिखा है इफ 2 माइनस रूट थ्री इज 0, if 2 minus root 3 is 0 of quadratic polynomial, then other 0 will be 2 plus root 3। और रीजन दिया हुआ है irrational zeros always occur in pairs। रीजनिंग ट्रू है। और एजर्शन क्या हुई, अगर एक 0 2 माइनस रूट 3 तो दूसरी भी क्या होगी, 2 प्लस रूट 3। अच्छा, ये ना लास्ट ईयर किसी पेपर में आया था, शायद स्कूल मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ था दे आर कॉन्जुगेट, इरेशनल जीरोस आर कॉन्जुगेट। ये टर्म ना 11th में पढ़ते हो, कॉन्जुगेट। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर किया था ना, अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस रूट 3 का लिखना है तो क्या होता है वो 2 प्लस रूट 3। आपने वो क्या हो ना, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही एक टर्म होती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जैसे हमने दो नंबर्स के बीच में वो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, अगर मैंने 2 माइनस रूट 3 लिखा है ना, तो उसको कॉन्जुगेट होगा, बस इसके इन बिटवीन साइन को चेंज कर दिया। दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये टर्म क्योंकि वो किसी ना किसी पेपर में दिया था, एज इट इज लिख दिया, सो डोंट बी कंफ्यूज, इसका आंसर होगा ए पार्ट। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट लिखो, एजर्शन रीजनिंग का नेक्स्ट है अपने पास। एजर्शन कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 zeros। और रीजन कहा गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। क्या इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं? कैसे माइनस होता तब होता, प्लस आपको देखो मैंने कहा था ना, पॉलिनोमियल दिया हो या इक्वेशन दी हो, जीरोस और नंबर तो वो सेम ही रहेंगे, है ना। तो क्या मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकती हूँ? क्या होगा, 16 माइनस 20 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। रियल नंबर में तो जीरोस नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करता नहीं जा रहा, उड़ता हुआ जा रहा है ऊपर। ठीक होगी बात ये। इसका मतलब जब मैं कह रही हूँ इसकी दो जीरोस है, वो क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, assertion इज फॉल्स, आंसर इज बी पार्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ, दे कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, मतलब उसकी कोई जीरो नहीं हो सकती, उसकी एक जीरो हो सकती है या दो जीरो हो सकती है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो, बाकी सब तो कर लोगे, बस जो ये वाला है ना, ये वाला डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 9th आ गया। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और रीजन दिया हुआ है डिग्री ऑफ कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। रीजन वैसे 2 है कि नहीं है, डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री तो 0 होती है। पी ऑफ एक्स इज 3 कहा, है ना। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, दोनों आपस में ट्रू है, अपने आप में ट्रू है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो,
3 into 1 3 रहा ना, लेकिन डिग्री तो 0 हो गई ना। नेक्स्ट लिखो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of quadratic polynomial are -1/4 and 1/4 respectively. Then quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1. और यहाँ पर दिया हुआ है सम और जीरो दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दिया हुआ। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम, बोलो। अभी तो गया हुआ है क्लास के लिए। 7 बजे आना। हाँ जी, कल आ सकते हो 6 बजे। कल 6 बजे आ जाना। नहीं, आज आज तो करनी है, आज तो 7 बजे आओगे ना। ठीक। क्या होगा आंसर इसका? रीजनिंग एक्सप्लेन टू क्वेश्चन। ए आ गया। ये ठीक बन रहा है पॉलिनोमियल, बस यही चेक करना था हमने। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस के साथ आ जाएगा प्लस 1/4, फिर एलसीएम ले लिया उन्होंने 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है assertion दिया हुआ है, if both zeros of quadratic polynomial, both zeros of quadratic polynomial which is x square minus 2kx plus 2 are equal in magnitude, but opposite in sign, then k is equal to 1/2। और रीजन दिया हुआ है, sum of zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c is minus b/a। एक पार्ट आएगा, जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्फा एंड माइनस अल्फा हो गया। सम ऑफ जीरो कितना आ गया? 0। और इक्वेशन से देखते हैं तो वो -b/a होगा, तो -(-b) 2k/1 नहीं होगा, है ना? तो ये किसके इक्वल है? 0, है ना? तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आई। कैसे आई? 0 आई। तो assertion क्या है? फॉल्स। k की वैल्यू 1/2 कैसे आई? assertion is false, d part, d assertion false है, k की वैल्यू 0 आती है। समझ में आ गया इतना? ये सब गलती आम हो जाती है, इतना क्लियर है? अब इसमें बस एक ही चीज लिखो, zeros of quadratic polynomial, assertion रीजनिंग नहीं है पर वैसे लिखा हुआ है ax² plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal. Zeros of quadratic polynomial are equal, then which of the following is true? A and B have the same sign, A and B लिखा हुआ है सेम साइन, A and C लिखा हुआ है सेम साइन, B and C have the same sign, और लिखा हुआ है C and A have opposite signs.
इक्वल जीरोस हैं। इक्वल जीरोस कब होती हैं? जब पॉलिनोमियल क्या होता है? दो इक्वल जीरो, कोई दो इक्वल नंबर लेकर लो। कोई दो जीरो दो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। इक्वल जीरो में कोई नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो रैंडमली। 4 ले लिया। पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है हमेशा? एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की टर्म और ये वाली टर्म, उसका साइन सेम होता है। चाहे वो एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर ले लो, चाहे एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ए एंड सी हैज द सेम साइन। तुमने ऑपोजिट कहा था, तभी मैंने कहा कैसे ऑपोजिट आएगा। दोनों को स्क्वायर कर रहे हो, जो बीसी वाली टर्म, ए बी वाली टर्म है, टू ए बी, उसमें एक्स आएगा, है ना, और वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी बेस्ड ऑन द साइन। लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा प्लस में ही होगी। अगर इक्वल जीरोस हैं तो या तो दोनों के प्लस सेम साइन प्लस में होंगे, या दोनों के सेम साइन माइनस में होंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना। कल मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 3 और